ठीक है, क्या किया था, स्केलर्स और वेक्टर्स का बेसिक डिफरेंस बताओ। लास्ट क्लास में क्या था, स्केलर्स हम्म न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इसको हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो स्केलर शो ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें हम मैग्नीट्यूड देखते हैं। वेक्टर्स में क्या होता है, डायरेक्टर्स, ये प्लस क्या चीज़ डायरेक्ट होती, डायरेक्शन, मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो है ही, प्लस क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। अब हम न्यूमेरिकल वैल्यू तो 10th क्लास तक के बच्चों को समझाने के लिए, इसका मतलब कोई भी नंबर। ठीक है, अब उस नंबर को हम नंबर ना बोल के क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड, सिर्फ नेम चेंज हुआ है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसका एग्जांपल बताओ कोई। और स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हम्म डिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे स्पीड की जगह क्या आएगा, पहले पहले स्पीड की जगह वेलोसिटी, फिर डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स, और एनर्जी। एनर्जी लिख दूं, पढ़ेंगे जब लिखेंगे, अभी एनर्जी नहीं लिखेंगे, एनर्जी नहीं लिखनी अभी। फोर्स, ठीक है, एक्सेलरेशन और मोमेंटम। देखो जिस जिस में वेलोसिटी यूज हो रही है वहां पे हर जगह क्या आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, एक्सेलरेशन आएगा तो वहां पे क्या है, डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलो ये तो हो गया स्केलर्स और वेक्टर्स का। अब हमको ट्रायंगल लॉ पढ़ लिया था, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। देखो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन का एक देसी फॉर्मूला है याद रखने का, क्या है, ऐसा कोई वेक्टर बनाते हैं हम, फिर एक ऐसा वेक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो क्या आता है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर, यस और नो। तो इसको मान लो क्या, ये क्या लिखा है, हाँ इसको मान लो, तो ये बन जाएगा, ध्यान रखोगे, क्या ये क्या है, जिस, ये क्या है, का, ये क्या हो जाएगा, जिसका। बस, एक और तरीका है, इसको बोलो बाय द वे, तो ये वाले थर्ड साइड अपने आप क्या हो जाएगी, तुम्हारी मर्जी, जो भी चीज याद रखो तो क्या होगी, इस डायरेक्शन में जहां पे इसका हेड खत्म हो रहा है वहां से अगले वेक्टर का टेल स्टार्ट होगा। ठीक है, और जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, दोनों की टेल सेम होगी। ठीक है, तो ये होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट भी बताई थी कि दो साइड ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, दो साइड ऑफ ट्राइंगल है इन ऑर्डर, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन ऑर्डर, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कि जहाँ पे हेड खत्म हो रहा है वहीं से टेल स्टार्ट हो रही है, तो ये एक ऑर्डर में है, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। और कैसी साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स, ट्राइंगल में एडजेसेंट साइड्स होती हैं, जहाँ पर इसका हेड खत्म होगा वहां से टेल स्टार्ट। ठीक है, तो टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन ऑर्डर। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या मिलता है हमको, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर कैसे हुआ, देखो ऑर्डर का मतलब क्या होता, ये और फिर ये साइक्लिक ऑर्डर बन गया, ये इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, ये गया फिर ऊपर गया फिर वापस नीचे आ गया, तो ये क्या हो गया, ऑर्डर में। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि टू साइड्स इन ऑर्डर और थर्ड साइड क्या है, इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, ट्राइंगल लॉ बेसिकली जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, तो टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट विल बी इन रिवर्स ऑर्डर, जो इसका ए प्लस बी होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट इन रिवर्स ऑर्डर। इतना समझ आया, क्लियर। आज देखेंगे कि अब हमने डायरेक्शन की बात कर ली, देखेंगे हम
मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड मतलब जो थर्ड साइड थी ना ये वाली, ये हमको कैलकुलेट करनी है। तो मैग्नीट्यूड का एक तो रिप्रेजेंटेशन समझो। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू कितनी, वैल्यू मतलब नंबर वाली वैल्यू, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, देखो ये कोई वेक्टर है, इसका मेरे को मैग्नीट्यूड देखना है। इसका क्या देखना है, मैग्नीट्यूड। तो इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिखता हूँ, ठीक है। टू वर्टिकल लाइंस होती हैं, ठीक है। इसके इस ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, क्या शो कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड। अगर सिंपली ए एंड ऊपर एरो दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ओनली वेक्टर, जस्ट वेक्टर। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मैंने बताई थी, किसी भी चीज को कोई भी अल्फाबेट के ऊपर अगर एरो बना दो तो मतलब वेक्टर शो हो जाता है। अब मेरे को इसका मैग्नीट्यूड बोलना है, ये क्या है, वेक्टर ए। अब मैं बोल रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये किससे शो होता है, दो वर्टिकल लाइंस और बीच में क्या हो जाएगा, वेक्टर, ठीक है। अब जैसे ही मैंने दो वर्टिकल लाइंस लगाई तो मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब मुझे क्या नहीं चाहिए, वेक्टर्स में क्या चीज होती है, वेरी गुड, डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखूंगा तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिख दूंगा, समझ आया, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन। अगर ऐसा लिख रखा है बुक में कहीं पे भी, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड। मैथ्स में, ट्वेल्थ क्लास में मैथ्स में बहुत ढंग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये बेसिक्स जरूरी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, सिंपली ए। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या लिख सकता हूँ मैं, इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा, बी। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या था, ट्रायंगल ए प्लस बी, वेरी गुड, ऐसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। सही बोला, ए प्लस बी पर कैसा है, वेक्टर फॉर्म में। अब इसका मेरे को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड चाहिए मतलब इस फॉर्म में मेरे को लिखना है। तो कैसे लिखूंगा, देखो सबसे पहले वही पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन बताया था मैंने लास्ट क्लास में। पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ दोनों बताए थे। यहाँ पे क्या होगा, रिवीजन करोगे बेटा तभी मैंने बताया था तुमको, हाँ, ठीक है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा आपके पास में वेक्टर ए, ठीक है। अब मैं वेक्टर बी कहाँ बनाता था, उस डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट। पहले नॉर्मल ट्रायंगल लॉ बना दे, वेक्टर बी कहाँ होना चाहिए, इधर, ठीक है। पैरेललोग्राम के लिए मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर को उठा के एज इट इज उठा के यहाँ रख दूंगा, ठीक है। ये एज इट इज उठा के मैंने यहाँ रख दिया। पैरेलल दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये हो जाएगा हमारे पास में वेक्टर बी, ठीक है। अब क्या होगा, सो द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम गिव्स द रिजल्टेंट। ये थी नोट्स, देखो अपने नोट्स देखो, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन में लिख रखा है उसमें, मिल गया, ठीक है। तो द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, पहले पैरेललोग्राम पूरा बनाता हूँ मैं। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम गिव्स द रिजल्टेंट वेक्टर। नाउ मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो अभी हम डायरेक्शंस को हटा दें, चलेगा। मेरे को क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन रिमूव कर दें हम। तो अगर मैं डायरेक्शन रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसकी जगह ये लिख दूँ, इसकी जगह ये लिख दूँ और इसकी जगह ये लिख दूँ, चलेगा। अब हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर टेंथ क्लास की थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री याद करो, बेसिक फॉर्मूले, साइन थीटा कॉस थीटा, दो ही भी, टेन थीटा नहीं। साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, सिंपली सिंपल, सबसे जो बेसिक्स फर्स्ट क्लास में जो थी वो क्या था, साइन थीटा मतलब पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है, समझते हो। और ये कैसे ट्रायंगल में लगेगा, राइट ट्रायंगल में, ठीक है। अभी याद है, कॉस थीटा मीन्स बेस बाय हाइपोटेनस, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को क्या चाहिए, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। अब मैं सपोज सबसे पहले ये देखता हूँ कि यहां से एक मैंने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, और इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया। ठीक है, मैथ्स में हम करते हैं ये, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए भी करते थे, और जो ज्योमेट्री के वो थे उसमें भी ये करते थे, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा ये किया है। ठीक है, अब जो पॉइंट्स है उनको मैं बोल देता हूँ ओ पी और क्यू पॉइंट। ठीक है, देख लेना बुक में, उसमें नोट्स में देख लेना, शायद क्यू यहाँ पर है, यहाँ पे कुछ और है। ठीक है, या फिर ये ए बी सी डी होगा, ए बी सी डी है, ए बी सी डी है मतलब ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। ठीक है, अच्छा एंगल यहीं पे था। ठीक है, नाउ हम क्या ले रहे हैं, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। हमने क्या लिया, थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये देखो दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, अब हम ये वेक्टर बी कहाँ से लेकर आए थे, यहाँ से लेकर आए थे। तो मान लो कि ये एंगल कितना है, थीटा। देखो ये एंगल मैं दो उंगलियों से शो कर रहा हूँ, दिख रहा है ये एंगल थीटा। तो इसको एज इट इज मैं यहाँ पे ले जाऊं तो ये एंगल भी थीटा है, समझ आई। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के थोड़े एंगल में कोई भी लाइन है। ठीक है, तो उस लाइन को मैं आगे पीछे कहीं भी ले जाऊं, उसका और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल होगा सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको भी मैं थीटा मान सकता हूँ, सिंपल, ये है थीटा। अब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। इतना समझ आ गया, बस बेसिक ज्योमेट्री इतनी थी, अब सारा काम सिंपल है। इतना समझ आया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम कहीं, थीटा समझ आया, ये थीटा समझ आया। अब देखो, अब मेरे को क्या निकालना है, इस ट्राइंगल में ये दोनों चीजें बताओ, इस ट्राइंगल में ये दोनों चीजें मेरे को सबसे पहले बताओ, कॉस थीटा बताओ, कॉस थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा इन ट्राइंगल बी डी ई या बी ई डी, जो भी ट्राइंगल समझो, इसमें कॉस थीटा बताओ, बी ई अपॉन, ठीक है सिंपल, बी ई अपॉन बी डी, बी ई अपॉन बी डी। ठीक है, बी डी की वैल्यू क्या है, सेम है क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, ये सेम है, इसको मैं बी ले सकता हूँ। तो बी ई अपॉन कैपिटल बी, सिंपल, एनी डाउट। बी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी ई, मतलब बी ई का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा। यहां तक समझ आया कि नहीं? कोई डाउट नहीं है, आगे चले। अब मेरे को बताओ कि बी डी ई एक राइट एंगल ट्राइंगल था, ए डी ई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान से देखो, ए डी ई एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें साइड कौन सी आ रही है, ए प्लस बी इन्वॉल्व हो रही है, हमको क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए। ठीक है, तो ए प्लस बी इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ पे ये काम हो गया पूरा। तो इस ए डी ई में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इमेजिन करो पाइथागोरस थ्योरम। पहले तो हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर देखो कहाँ कौन कौन से हैं, ये बेस परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस ये। ठीक है, एक्चुअली में पाइथागोरस थ्योरम कभी भी परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बताता ही नहीं था, वो लॉन्गेस्ट साइड को निकालने के लिए थ्योरम था। जैसे एच स्क्वायर है ना हाइपोटेन्यूस, ये उसने मान लिया था सबसे लॉन्गेस्ट साइड, और उसने बोला था ये क्या है, ये इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, उसने इतनी बात करी थी, स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अब हमने हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से इसको पी ले लिया, इसको बी ले लिया, क्यों, क्योंकि ये है ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूस सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये क्या है पी, ये क्या है बी। अब इसको मैं ऐसे घुमा दूं तो, इसको मैंने ऐसे रोटेशन दे दी, ठीक है, हाइपोटेन्यूस क्या है सेम, लेकिन बी क्या आ गया यहाँ पर, तो अब ये बी क्या बन जाएगा, ये एच बन गया, और ये पी क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम क्या था, ये था स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। चलो ये तो पाइथागोरस थ्योरम हो गया, इसको छोड़ो। ये होता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे एच बताओ, ए प्लस बी, इसका हो जाएगा स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर।
इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। वेरी गुड, डी ई का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि ए ई किससे बना हुआ है, ए ई किससे बना हुआ है, ए बी, ए प्लस, समझ आई? सब कुछ तो आता है तुमको, क्या पढ़ाऊं मैं? छुट्टी लिया करो फिर, अच्छा है। ए प्लस बी कॉस थीटा, सिंपल, ब्रैकेट स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम अभी तक चल रही है? कुछ नहीं, सब 10th क्लास चल रहा है ना। प्लस डीई, डीई, ठीक है, प्लस अब बताओ अब क्या करेंगे आगे, कौन सी आइडेंटिटी? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा, इसको मैं ऐसे लिख दूं, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस टू, इसका क्या होगा, इसका क्या करोगे? क्या सी? नहीं, ए प्लस बी होल स्क्वायर थोड़ी करेंगे, हमको तो मैग्नीट्यूड ही ए प्लस बी चाहिए। इसको ए प्लस बी को ए प्लस बी ही रखेंगे। ये एक चीज है बेटा, ये ए प्लस बी अलग अलग नहीं है, ऐसा नहीं है कि ए अलग है बी अलग है, ये है ही ए प्लस बी, दिस इज वन। इसको मैं अगर सी मान लूं तो ये है, यहाँ पे हम सी भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ए प्लस बी क्या, एक ही चीज है। हाँ, ए प्लस बी ही फाइंड करना है, बताओ क्या होगा? अरे डीई देखो ना, हमने डी कॉस थीटा तो निकाल दिया, अब डीई कैसे निकालेंगे? डीई साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा क्या होगा? बेस कहाँ से आ गया? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर मीन्स डीई अपॉन हाइपोटेन्यूज बी, तो डीई क्या आ जाएगा? बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू डीई, सिंपल। बी साइन थीटा, ये वाली डिस्टेंस क्या आ गई? बी ऑफ साइन थीटा। अभी हम देखेंगे अगले स्टेप में, ये देखेंगे कि ये सब ना करके हम डायरेक्ट वेक्टर्स को कॉस और साइन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उसको वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये समझ आ गया, बी साइन थीटा। अब यहाँ डी की जगह रखो बी साइन थीटा, फटाफट कैलकुलेट, कॉपी कॉपी, यूज योर पेन एंड पेपर। सब्स्टिट्यूट डी इज इक्वल टू बी साइन थीटा, इस इक्वेशन के बाद से सॉल्व करो, इस इक्वेशन के बाद से। वेरी गुड, बी साइन थीटा स्क्वायर, ये पोर्शन में रेज करो, वी गेट ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर एज इट इज, बी स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू वन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी
कॉस थीटा ए प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस वन नहीं, बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू वन, बी स्क्वायर इंटू वन, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू वन, बी स्क्वायर। सो नाउ a plus b whole square is this. So a plus b is equals to square root of a square plus b square plus 2ab cos theta। ये इतना important result है, इनको पूरी 11th में समझ आएगा। This is the magnitude of resultant vector. This is the magnitude of resultant vector. Resultant किसका? Vector a, vector b का। So this a plus b can also be written as a plus b vector magnitude, magnitude is equals to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta। ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, समझ आया? क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब मान लो कि मैं इसमें ए और बी की डायरेक्शन चेंज कर दूं, ठीक है, ए और बी की डायरेक्शन चेंज कर दूं, तो कहाँ पर फर्क आएगा? अगर मान लो बी की डायरेक्शन मैंने उल्टी कर दी, रिवर्स कर दी बी की डायरेक्शन, ठीक है, ये कुछ ऐसे हो गया, ए इधर है और बी ऐसे हो गया, ठीक है, तो कहाँ पर चेंज आता है? सिर्फ यहाँ पर माइनस लग जाता है, ये सेम रहता है, ये सेम रहता है, यहाँ पे क्या लग जाता है? माइनस। जो कैलकुलेशन में आएंगे जब हम देखेंगे। ना समझ आया? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पूरी डेरिवेशन समझ आई? काम क्या आएगा? ये चीज़ हर एग्जाम में, हर पेपर में ये चीज़ पूछी जाएगी, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू पता है तुमको? कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 90 याद होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक मैं इसलिए स्टूडेंट्स 11th में मैथ्स लेते हैं, फिजिक्स के साथ में बायो के बाद भी मैथ्स लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि जो एकदम मैथ्स अपन छोड़ देते हैं ना, उसमें फिर ये सारी चीज़ें फिर दूर जाती जाती, इसलिए मैथ्स हेल्पफुल होती है फिजिक्स में। पर कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर सीख लो, एफर्ट ज़्यादा लगा लो थोड़ा सा फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स तुमको 1.5 टाइम्स पढ़नी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि PCM है ना, या PCB है, इसमें केमिस्ट्री मैथ्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग सब्जेक्ट्स एक एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन फिजिक्स को कितना टाइम पढ़ना है? 1.5 टाइम्स, ठीक है। मतलब इन दोनों सब्जेक्ट से ज़्यादा एफर्ट इसमें लगाना है थोड़ा सा, ठीक है। समझ आया? जिसके सिर्फ PCM है ना, उसके लिए तो सब कुछ बढ़िया है। जिसने सिर्फ PCM ले रखा है उसको फिजिक्स और मैथ्स में किसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसके पास ये बायो वाला कॉम्बिनेशन है या ये वाला कॉम्बिनेशन है, उसको फिर थोड़ा सा फिजिक्स में देखना पड़ता है, ठीक है। समझ आया? अब देखेंगे हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। आपको एक्सेस पता है? कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। क्या शो करते हैं एक्चुअली में? क्या शो करते हैं? दो डायमेंशन है, दो डायमेंशन है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। हमको पता है हम किस स्पेस में रहते हैं, हम कौन सी डायमेंशन में रहते हैं? 3 डायमेंशन, ठीक है। वेरी गुड, एटलीस्ट तुम लोग सो तो नहीं रहे। ऐसे ही है, ऐसे ही रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है, वरना एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट। सब चीज़ तुम नोट्स देख के, ये PDF कुछ अलग थोड़ी है, जो मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ सब कुछ मिल जाता है, तो फिर वो रटने वाला काम हो जाता है। रटने वाला काम बहुत बेकार है, लास्ट टाइम में फिर वो एकदम रटा जाता है, ठीक है। फिर वो वाला काम हो जाएगा बेस्ट फ्रेंड पे और फिर काऊ पे लिखो। सुना है तुमने जोक? बेस्ट फ्रेंड और काऊ के ऊपर अगर ऐसे प्रिपेयर करने के लिए बोला था, ये 11th 12th क्लास की बात है, बोला कि ऐसे प्रिपेयर करो बेस्ट फ्रेंड और काऊ के ऊपर, तो उसने कुछ किया नहीं, लड़के ने, इंग्लिश का ऐसे था, याद करके चला गया, ठीक है। तो लिखा है उसने, वो काऊ का याद करके चला गया,
मैम ने बेस्ट फ्रेंड का पूछ लिया, लिखा है वो फिर, राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड, इज अ वेरी नाइस पर्सन, ही गिव्स मिल्क एवरी डे, है ना। यही होता है बेटा, तुम अगर रटने में यही होगा फिर, राहुल से दूध निकालेगा, क्या करें, ठीक है, ध्यान रखना। अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। दो डायरेक्शंस होती है, अभी हम दो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी वेक्टर है अगर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में दे रखा है, ये ए वेक्टर है, ये कंप्लीटली एक्स डायरेक्शन में है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सिर्फ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन क्या होगी, एक्स एक्सिस। और कोई वेक्टर अगर सिर्फ वाई डायरेक्शन में दे रखा है, अगर सेम वेक्टर ए किस में दे रखा है, वाई डायरेक्शन में, तो ए की डायरेक्शन क्या होगी, वाई की। व्हाट अबाउट दिस काइंड ऑफ वेक्टर, ए बीच में दे रखा है, प्लेन में, ठीक है। हमेशा ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, प्लेन सरफेस किससे बनती है, दो डायमेंशन से। वन डायमेंशन मतलब लीनियर, वन लाइन, ठीक है। ये पेन, दिस इज वन डायमेंशन, ठीक है, ये क्या है, वन डायमेंशन। अगर इसके साथ साथ में मैं एक और डायमेंशन जोड़ देता हूं, दिस, तो अब बताओ ये ऐसा हुआ या ये पूरा प्लेन हो गया, पूरा प्लेन हो गया, ठीक है। जैसे ये बोर्ड, दिस बोर्ड इज टू डायमेंशन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो गया, प्लेन पूरा, जैसे पेपर होता है, पेपर क्या है, टू डायमेंशन, ठीक है। अब मैं इसमें अगर एक डायरेक्शन एक्स्ट्रा लगा दूं, दिस जेड डायरेक्शन, अब क्या हो गया, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो वन डायमेंशन को क्या बोलते हैं, लाइन, टू डायमेंशन को क्या बोलते हैं, प्लेन, और थ्री डायमेंशन को क्या बोलते हैं, स्पेस, क्या बोलते हैं, स्पेस। अब 11th क्लास में हो तो ये चीज ध्यान रखोगे, थ्री डायमेंशन क्या होती है, स्पेस, वी आर सिटिंग इन स्पेस, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड में हम इस चीज को क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशन को, स्पेस। अभी हम प्लेन की बात कर रहे हैं, जब प्लेन की बात करेंगे तो प्लेन में अगर कोई वेक्टर इस तरीके से दे रखा है, अब हमको हर एक लाइन, मान लो ये वेक्टर इधर दे रखा है, मान लो ये वेक्टर इधर दे रखा है, तो हर एक के लिए तो हम मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट हो सकता है। मैं पूरे प्लेन में कितनी भी लाइंस बना दूं, इस पेज के ऊपर मैं कितनी भी लाइंस बना सकता हूँ, भाई एक्सिस के ऊपर तो एक ही लाइन बन सकती है, एक्सिस और कहीं जाएगा नहीं, एक्सिस एक सिंगल लाइन है, ये सिंगल लाइन, ये सिंगल लाइन, तभी तो इसको वन डायमेंशन बोला, लाइन बोला। लेकिन मैं अगर प्लेन की बात करूं तो मैं ये भी बना सकता हूँ, ये हर किसी को मैं कैसे डिफाइन करूं, कैसे समझाऊं इसको मैं, तो यहाँ पे काम आते हैं वेक्टर रिजोल्यूशन। लेट सपोज कि वेक्टर ए है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, कोई भी वेक्टर ए है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इस वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स होंगे, कितने कंपोनेंट्स होंगे, दो कंपोनेंट्स होंगे, जहां से हम उसको समझा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ए को नहीं समझाया जा सकता। तो इस ए वेक्टर का हमको क्या करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन, वी हैव टू रिजोल्व वेक्टर ए, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं ये थीटा डायरेक्शन, थीटा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ में, ठीक है। सेम, कुछ चेंज नहीं करना, क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री, यूज ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इस पॉइंट को मान लो ओ, इसको मान लो पी, इसको मान लो क्यू। राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बनेगा, राइट एंगल कहाँ बनेगा, ये पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वापस बताओ कि साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास में, पी बाई एच, पी क्यू अपॉन ओ पी, ठीक है, पी क्यू अपॉन ओ पी। तो पी क्यू क्या आ जाएगा, ओ पी साइन थीटा, एंड ओ पी इज ए वेक्टर, तो ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी क्यू, और पी क्यू इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। इतना समझ आया, पी क्यू इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। नाउ ध्यान से देखना, इसको मैं यहां पे P लिख सकता हूं क्या,
ये पी मत मानो, इसको मैं यहाँ पे आर लिख सकता हूँ। तो क्या पी क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर हो जाएगा? सेम है, सेम डिस्टेंस एज इट इज यहाँ पे लिया, तो मैं क्या इसको ए साइन थीटा लिख सकता हूँ? सिंपल, कोई प्रॉब्लम? एज इट इज ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है। नाउ अब हम cos थीटा की बात करेंगे। cos थीटा मीन्स cos थीटा इज b बाय h। b क्या है? ओ क्यू अपॉन ओ पी। ओ क्यू इज ओ क्यू, ओ पी इज ए, तो ओ क्यू इज इक्वल्स टू ए cos थीटा। कोई प्रॉब्लम? ओ क्यू इज इक्वल्स टू ए cos थीटा। टॉपिक खत्म, क्लास खत्म। क्या हुआ? ए वेक्टर को हमने क्या कर दिया? रिजॉल्व कर दिया। सो ओ आर इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, इक्वेशन 1। ओ क्यू इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 और 2 क्या है? वेक्टर ए का रिजोल्यूशन है। किस डायरेक्शन में? ए को रिजोल्व किया हमने किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। तो क्या रिजोल्यूशन हुआ? ए कॉस थीटा। और इसको वाई डायरेक्शन में रिजोल्व किया तो क्या हुआ? ए साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम। अब किसी भी वेक्टर को रिजोल्व कर लोगे? ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर बी है। इसका ये कंपोनेंट बताओ। एंगल जरूरी है। क्या जरूरी है? एंगल जरूरी है, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। क्या जरूरी है? एंगल। तो जो एंगल के, इसका ट्रिक है, एंगल के जस्ट एडजेसेंट साइड होती है, जिन दो साइड्स के बीच में एंगल होता है, तो उसकी जो एडजेसेंट साइड होती है वेक्टर की, वो हमेशा कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस कंपोनेंट। कॉस थीटा। कैसा कंपोनेंट होता है? कॉस कंपोनेंट। एनी डाउट? और जो इसकी परपेंडिकुलर वाला होता है, भाई एक कॉस कंपोनेंट आ गया तो दूसरा क्या होगा? साइन कंपोनेंट। तो ये वाला क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा, साइन कंपोनेंट। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये होता है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब जस्ट फॉर एग्जांपल, इसमें कोई प्रॉब्लम समझ आए? एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ये बना दिया कोई वेक्टर आर, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज मेकिंग एंगल थीटा। नाउ रिजॉल्व वेक्टर आर। आर को रिजॉल्व करो और बताओ क्या होगा। इसका कॉस कंपोनेंट बताओ, इसका साइन कंपोनेंट कहाँ होगा? एक्सिस बताओ, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। क्या होगा? एक्स एक्सिस पे क्या होगा? बुद्धू हो, कुछ समझे ही नहीं तुम। ये होगा आर कॉस थीटा, ये होगा आर साइन थीटा। यही तो बात थी। राहुल का ऐसे समझ जाओगे तो फिर ये गलती नहीं करोगे। राहुल जैसा ऐसा नहीं लिखना अपन को, ठीक है। मैंने क्या किया? बेस्ट फ्रेंड को काऊ बना दिया, काऊ को बेस्ट फ्रेंड बना दिया, तुम कंफ्यूज हो गए। एंगल के जो एडजेसेंट साइड होती है, समझे, जो वेक्टर होता है उसके जस्ट एंगल, जो एंगल एडजेसेंट है और फिर साइड है, ये कभी भी बन रहा है वेक्टर, एंगल और एक्सिस। तो जो वेक्टर एंगल वाला ये जो कंपोनेंट होगा, ये वाला, ये हमेशा कैसा कंपोनेंट होगा? कॉस कंपोनेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक देखो ना, सिंपल। क्या करना है तुमको? कोई समझ नहीं आता, क्या करो? ज्योमेट्री लगा दो। एक परपेंडिकुलर ऐसा, एक परपेंडिकुलर ऐसा। अब देखो, अब मैं बोलता हूँ क्या निकालना है तुमको? कॉस और साइन। अब देखो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये ट्राइंगल में देखो, इसको ट्राइंगल बना दो, ओ पी आर, ओ क्यू आर, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा इज बेस कौन सा है? बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? पीओ। हाइपोटेन्यूज कितना है? आर, सिर्फ आर। अरे बेटा आर वेक्टर, ये पॉइंट नहीं है,
ये वेक्टर आर है, ठीक है, ये वेक्टर आर, तो आर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में गया क्या आ गया, आर कॉस थीटा, क्या आया, पीओ, ये आ गया आर कॉस थीटा। कोई दिक्कत? थीटा के जस्ट जो एडजेसेंट वाली साइड होती है वो क्या होता है, कॉस कंपोनेंट, और थीटा से जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो एक कॉस कंपोनेंट तो फिर दूसरा वाला क्या हो जाएगा, साइन कंपोनेंट। कोई प्रॉब्लम? ये चीज समझ आई, रिजॉल्व करना आया? अब एग्जांपल है ये है वेक्टर एस, ये है एंगल फाई, ठीक है, अब इसके कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट निकालो, स्टार्ट। ये एक्स एक्सिस दे रखी है मैंने, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, तुमको ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। कभी ऐसे एक्स वाई देखा है क्या, ऐसा वाई ऐसा एक्स देखा है कभी, हमेशा ऐसा होता है। अब ये हिंट दे दी, अब एस वेक्टर को रिजोल्व करो, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, बस फिर आज क्लास ओवर। कॉस एंगल, एंगल इज इंपॉर्टेंट, कॉस क्या आएगा, फाई, ये एंगल किसका है, फाई का, तो कॉस फाई आएगा, फाई इज सिंबल, सिंबल, इसको अल्फा कर लो, चलो अल्फा कर, ठीक है, अल्फा, एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, एस कॉस अल्फा। अब 90 डिग्री का कहाँ बनाओगे, अब ये चीज सोचनी, 90 डिग्री में एक्स एक्सिस के 90 डिग्री दो तरफ ही बन सकता है, देखो एक्स एक्सिस के 90 डिग्री कहाँ बन सकता है, ये देखो मैं ये बना दी स्ट्रेट लाइन, क्या ये 90 है, क्या ये 90 है, अब मुझे समझाओ कि किस किस तरफ होगा, एस साइन फाई यहाँ आना चाहिए या एस साइन फाई यहाँ आना चाहिए, किस साइड, नीचे की साइड ऊपर की साइड, ऐसे नहीं, बताओ मेरे को डायरेक्शन बताओ, डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स, सिद्धि क्या नहीं समझ आया, क्या समझ नहीं आया इसमें, ये डायग्राम समझ आया, इसको ऐसे कर दो, कोई भी चीज समझ नहीं आया उसको अपने वे में सिंप्लीफाई कर दो, एक्स एक्सिस, एस वेक्टर, एंगल अल्फा, अब समझ आ गया, अब जैसे मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट एग्जांपल में समझाया था वो हो गया, अब सीधा हो गया डायग्राम। अब बताओ, कॉस कंपोनेंट बता ही दिया, एस कॉस अल्फा, नाउ वेयर विल बी एस साइन अल्फा, अभी यहाँ तो राइट हैंड साइड में बता रहे थे, यहाँ आएगा एस साइन अल्फा या यहाँ आएगा एस साइन अल्फा, इधर, सिद्धि पक्का, ये तुमको ट्राई करना, एस साइन अल्फा विल बी इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि परपेंडिकुलर कैसे बन रहा है देखो ना, एंगल कहाँ आ रहा है, इस तरफ, अगर मैं ये इस एस वेक्टर को इधर बनाता, अल्फा इधर रखता, तब हमारा इधर आ रहा था ना, एस साइन अल्फा इधर आ रहा था, अब मैंने क्या कर दिया, एंगल को इस तरफ ले लिया, तो जिस तरफ एंगल लिया अल्फा,
उसके नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी, एस साइन अल्फा, ये एस कॉस अल्फा। कोई प्रॉब्लम? प्लीज रिवाइज, रिवाइज करो वेक्टर्स, ठीक है। कल की क्लास में डॉट प्रोडक्ट, और आज हम ऑलरेडी बैकलॉग चल रहा है, ये तो हो जाना चाहिए था, पर कल की क्लास में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है। लॉज ऑफ वेक्टर्स होंगे, वो पढ़ के आओगे तुम लोग। आज का रिवीजन होगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ के आओगे, और कल फिर स्केलर और वेक्टर्स खत्म होगा। परसों से फिर काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगा, 1D मोशन, 1D मोशन परसों से स्टार्ट होगा। कल वेक्टर्स की एक क्लास और है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? सही सही थी आज की क्लास? वो यूनिट टेस्ट, सीयूटी वगैरह, कोई बात नहीं, दो तुम आराम से। वेडनेसडे है ना तुम्हारा, वेरी गुड। यहाँ पे भी टेस्ट होगा संडे को, वेक्टर्स एंड स्केलर्स का। क्यों? क्यों, क्या मुश्किल रहता है? अरे क्या काम? संडे, संडे कौन सा काम करना है? घर घर के काम है क्या? घर के बाहर के काम होते हैं? ऐसी कौन सी कमिटमेंट्स हैं तुम्हारी अभी 11th क्लास में? अच्छा, कहीं जाते हो क्या, मैच वैच खेलने जाते हो? तो फिर कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो? फुटबॉल? रेलवे ग्राउंड में?